जीएसटी को लेकर जो सरकार का नया फैसला है, ये फैसला अच्छा है। वन नेशन वन टैक्स, ये अपने आप में ही पूरी तरीके से खोखला है। राहुल गांधी की बात को अगर पहले से मान लिया गया होता तो क्या बुराई थी। तीन चीजों ने भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत तगड़ा झटका दिया है। अगर सरकार ने राहुल गांधी की बातों पर ध्यान दिया होता तो आज ये नौबत नहीं। राहुल गांधी की जो सोच थी, जो समझ थी, वो कहीं ना कहीं सरकार की सोच समझ से बहुत आगे थी। भारत की अर्थव्यवस्था शायद पहले से और बेहतर तरीके से चल रही होती। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता लगातार कम होती जा रही है, उनकी सरकार की क्रेडिबिलिटी कम होती जा रही है। 8 साल तक जिसे राहुल गांधी गब्बर सिंह टैक्स कहते रहे, उस जीएसटी को अब मोदी सरकार बदल रही है। इसके बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि जब आखिरकार उन्हें राहुल गांधी की सलाह माननी ही पड़ती है तो उसे करने में इतना समय क्यों लगाते हैं। राहुल गांधी ने 2017 में जीएसटी लागू होने के समय इसे गब्बर सिंह टैक्स करार दिया था। उन्होंने कहा था कि जीएसटी का ढांचा जटिल है, छोटे व्यवसायियों और व्यापारियों के लिए बोझिल है और इसे सरल करने की जरूरत है। उन्होंने सिंगल टैक्स स्लैब और छोटे व्यवसायियों के लिए राहत की मांग की थी। हालांकि शुरू में सरकार ने जीएसटी को वन नेशन वन टैक्स के रूप में काफी प्रचारित किया और इसे अर्थव्यवस्था के लिए क्रांतिकारी बताया। लेकिन अब 8 साल बाद राहुल के बताए रास्ते पर चलने को मजबूर हुए हैं। अच्छा, केवल एक जीएसटी नहीं है, और भी मुद्दे हैं जिन पर पहले राहुल गांधी ने आवाज उठाई और फिर बीजेपी ने विरोध किया और बाद में बात माननी पड़ी। ऐसा ही जात जनगणना को लेकर हुआ। राहुल ने जोर शोर से यह मुद्दा उठाया, फिर वही हुआ। पहले बीजेपी ने इसे जातियों में बांटने वाला कदम बताया, बटोगे तो कटोगे जैसे नारे लगाए और बाद में बात माननी पड़ी। आरएसएस भी राहुल गांधी के इस मुद्दे पर झुकता हुआ दिखाई दिया। आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर को भी कहना पड़ा था कि संघ जाति जनगणना के पक्ष में है। हालांकि जैसे ही सरकार ने जाति जनगणना की बात मानी, मोदी समर्थक भड़क उठे थे। उन्होंने ही कहना शुरू कर दिया था कि मोदी सरकार मोदी नहीं, राहुल गांधी चला रहे हैं। ऐसे ही अग्निवीर योजना को भी राहुल गांधी ने सैनिकों और युवाओं के लिए हानिकारक बताया और इसे वापस लेने की मांग की। फिर वही मोदी सरकार ने अग्निवीर योजना को रक्षा सुधार का हिस्सा बताया, लेकिन 2025 में कुछ संशोधन किए, जैसे सेवा अवधि और लाभों में बदलाव की चर्चा हुई। हालांकि अभी पूरी तरह बात नहीं मानी है, लेकिन जैसा चल रहा है लगता है मानना चाहे। आखिर में बात यही है कि महामानव की छवि बनाने पर काम करने वाले मोदी जी को राहुल गांधी की बात क्यों माननी पड़ रही है। क्यों मोदी सरकार को राहुल गांधी की राह पर चलना ही पड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्येंद्र का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। अब वो बताएंगे कि मोदी सरकार को, खासकर मोदी को, राहुल गांधी की कट पेस्ट करके क्यों चिपका रहे हैं वो। आशुतोष सर। जी बिल्कुल अंकुर, कट पेस्ट करके क्यों चिपका रहे हैं, आपने अच्छा चिपकाया, ये तो मैं कहूंगा। देखिए, जीएसटी को लेकर जो सरकार का नया फैसला है, ये फैसला अच्छा है और बहुत पहले ये फैसला हो जाना चाहिए था। लेकिन इसमें एक आपके सवाल का जवाब देने के पहले एक कॉन्ट्रडिक्शन भी है कि सरकार वन नेशन वन टैक्स की बात करती है, लेकिन अभी भी जो सरकार की तरफ से, जीएसटी काउंसिल की तरफ से जो फैसला आया, उसमें 5 लेयर्स हैं, 5 लेयर्स, यानी एक देश और 5 तरीके के टैक्स। 18 से 0%, 18 से 5%, 28 से 18%, 50 से 40% और 40% और 28 से 40%। यानी जिन चीजों पर पहले 18% था अब वो 0% हो गया है। जिसमें पहले 18% था, कुछ चीजों पर 5% हो गया है। जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में पहले 28% था, अब उसको 18% कर दिया गया। बड़े वाहनों में जो 50% था, अब उसको 40% कर दिया गया है। और जिनको सिन गुड्स कहते हैं, उसको पहले 28% था, अब उसको बढ़ा के 40% कर दिया गया। तो एक तो सरकार का जो ये नारा है, वन टैक्स वन नेशन वन टैक्स, ये अपने आप में ही पूरी तरीके से खोखला है और जो नारे दिए गए उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। कायदे से एक ही टैक्स होना चाहिए अगर आप इस तरीके के नारे करते हैं, लेकिन आपने इतने सालों के बाद भी उसमें थोड़ा बदलाव किया और उसमें भी 5 स्लैब्स हैं। अब बात कर लेते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने, मुझे अच्छी तरीके से याद पड़ता है कि 2016 में जीएसटी टैक्स को लेकर जो बात कही थी वो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी।
18 अक्टूबर 2016 को राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था, एज द जीएसटी काउंसिल बिगिन इट्स डेलिब्रेशन टुडे आई वांट टू स्ट्रेस अगेन दैट एन 18% कैप ऑन द जीएसटी रेट इज इन एवरीबॉडीज इंटरेस्ट। यानी उनका कहना यह था कि जो जीएसटी का टैक्स है वो 18% का कैप होना चाहिए, 18% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और उनके हिसाब से ये बिजनेस के लिए भी सही बात थी और आम आदमियों के लिए भी सही बात थी। अब कमोवेश उसी तरफ सरकार बढ़ती हुई दिखाई पड़ी, जैसा कि मैंने आपको बताया। सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी की बात को अगर पहले से मान लिया गया होता तो क्या बुराई थी, और अब अगर मान रहे हैं तो क्या कांग्रेस पार्टी को इसका क्रेडिट लेना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सरकार है, इस सरकार की सबसे बड़ी खामी ये है कि ये बिना किसी होमवर्क के, बिना किसी पायलट प्रोजेक्ट के, ये एक चीज कोई दिमाग में कौंधती है और उसको आनन फानन में लागू कर देती है। अगर कायदे से उसका होमवर्क किया गया होता, कायदे से उसके रिपरकशंस के बारे में सोचा गया होता, इसका असर क्या पड़ेगा, किन किन चीजों पर असर पड़ेगा, आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा, उद्योग धंधों पर क्या असर पड़ेगा, बिजनेसेस पे क्या असर पड़ेगा, तो हो सकता है कि सरकार इसको ज्यादा बेहतर तरीके से जीएसटी को लागू करती और लोगों को बड़े पैमाने पर परेशानी नहीं होती। क्योंकि तीन चीजों ने भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत तगड़ा झटका दिया है पिछले 10 सालों में। जो पहला बड़ा झटका था, जब अचानक एक दिन रात को खड़े होकर प्रधानमंत्री जी ने डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी का ऐलान कर दिया था, जिसका कोई कारण आज तक पता नहीं चल पाया। उस वक्त बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, जो ड्रग्स है उस पर रोक लग जाएगी, ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी। ना आतंकवाद खत्म हुआ, ना ड्रग्स खत्म हुआ और ना ही ब्लैक मनी खत्म हुई। कैश तो और बढ़ गया। हाँ, बल्कि बढ़ गया। हुआ क्या, उसकी वजह से जो स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज थी उनकी कमर टूट गई। और मुझे अच्छी तरीके से याद है, उन दिनों में गोवा में था और जिस तरीके से पूरे गोवा में एक तरीके से मुर्दनी छा गई थी। मैंने बहुत सारे ऐसे छोटे व्यापारियों को लगभग रोते हुए देखा था जिनको लगा था कि उनकी तो जिंदगी चौपट हो गई, उनका पूरा धंधा चौपट हो गया। और तब प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था कि अगर मैं गलत साबित हो जाऊं तो मुझे 50 दिन का वक्त दीजिए, मुझे किसी लैंप पोस्ट पे लटका दीजिएगा, चौराहे पे मिलने। हाँ, बिल्कुल बिना किसी होमवर्क के वो काम किया गया। उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा गलत काम किया गया, वो जीएसटी को जिस तरीके से लागू किया गया आनन फानन में। वैसे भी जीएसटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने दिमाग की उपज नहीं है। जीएसटी लाने का फैसला लंबे समय से, मनमोहन सिंह की सरकार के समय से उस पर योजना बन रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको लागू करने की कोशिश की, लागू भी किया, लेकिन इतने हैफजर्ड तरीके से लागू किया कि उसकी वजह से भी स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज की कमर टूटी और आज तक उससे उबर नहीं पाई है। तीसरा जो बड़ा फैसला था वो था लॉकडाउन करने का। वो भी अचानक एक दिन खड़े हो गए, पूरे देश के अंदर लॉकडाउन लागू कर दिया, बिना ये सोचे हुए कि दिहाड़ी मजदूर जो बेचारे रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, वो कैसे जिएंगे। छोटी छोटी इंडस्ट्री, छोटी छोटी फैक्ट्रियां, वो कैसे चलेंगी जब मजदूर नहीं होंगे, जब किसी तरीके की कोई आवाजाही ना। इन तीन चीजों ने भारत की अच्छी खासी चलती हुई अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देश की बागडोर संभाली थी उस वक्त, और लगभग 3 साल तक, 2014, 2015, 2016 तक भारत की अर्थव्यवस्था 8% और 8% के आसपास जीडीपी से ग्रो कर रही है। उसके बाद जो नीचे गई है, फिर वो ऊपर उठ के वहां तक नहीं पहुंच पाई है। यहां तक कि कोविड के ठीक पहले, क्योंकि सरकार ये बार बार कहती है कि उनकी अर्थव्यवस्था की हालत इसलिए खराब हुई क्योंकि कोविड आ गया था। कोविड के ठीक पहले वाला जो क्वार्टर था उसमें भी भारत की जो जीडीपी थी वो 3.58 के आसपास थी। तो ये जो हैफजर्ड तरीके से बिना सोचे समझे करते हैं, इसका नतीजा आज की तारीख में। अब अगर आप राहुल गांधी की बात करें, राहुल गांधी ने बहुत पहले इस ओर इशारा किया था। अगर सरकार ने राहुल गांधी की बातों पर ध्यान दिया होता तो आज ये नौबत नहीं होता। और ये पहली बार नहीं है। राहुल गांधी ने, मुझे अच्छी तरीके से याद है, कोविड लगने के बहुत पहले, कोविड महामारी फैलने के बहुत पहले, जब चीन के अंदर कोविड की खबरें आनी शुरू हुई थी, उस वक्त भी उन्होंने भारत सरकार को आगाह किया था कि इससे बचने के लिए इसकी तैयारी हमें कर लेनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी उस वक्त मध्य प्रदेश के अंदर सरकार गिराने में लगी हुई थी और डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत करने में लगी हुई थी, और बाद में तो पूरा बंगाल के चुनाव में उसने प्रचार तक किया था, और जिसकी वजह से लाखों लोगों की जानें गई।
दूसरा जो था, जो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान और चीन को अलग अलग करने की कोशिश करनी चाहिए, ये बहुत बड़ी हमारी विदेश नीति की असफलता है। संसद में कहा था ये बात तो। जी, ये वो चीजें थी जो साफ लगता है कि राहुल गांधी की जो सोच थी, जो समझ थी, वो कहीं ना कहीं सरकार की सोच समझ से बहुत आगे थी, और अंत में सरकार को उसी पर आने के लिए मजबूर होना पड़ा। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी का राजनीतिक कद अब इतना बढ़ गया है? पहले जिसके छवि एकदम खराब कर दी गई थी, अब उसका राजनीतिक कद इतना बढ़ गया है कि मोदी सरकार को अभी नहीं तो बाद में बात माननी पड़ रही है। और इसी में दूसरा सवाल सवाल ये रणनीति है या मजबूरी? नहीं नहीं, ये नासमझी है, ना मजबूरी है, जो भी आप कह लीजिए, नासमझी है बेसिकली। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि इस सरकार, ये देश की पहली ऐसी सरकार है जो अपने विपक्षी नेता को, विपक्षी दलों को बिल्कुल गंभीरता के साथ नहीं लेती, उनको लगातार डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करती है, उनकी जो अच्छी सलाहें हैं उस पर भी गौर नहीं करती, चाहे संसद के अंदर हो या संसद के बाहर हो। जब राहुल गांधी ने यह कहा था कोविड को लेकर, अगर उस वक्त सरकार ने उनकी बात पर गहराई से सोचा होता तो देश को इतने बड़े पैमाने पर जान माल से हाथ नहीं धोना पड़ता। लेकिन सरकार ने उसको बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, और संसद के पटल पर राहुल गांधी ने कहा था कि हमारी विदेश नीति की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि पाकिस्तान और चीन आज की तारीख में एक हो गए हैं, हमें इन दोनों को अलग करने की कोशिश करनी चाहिए थी। और अगर भारत ने उस दिशा में काम किया होता, नरेंद्र मोदी की सरकार ने उस दिशा में काम किया होता, तो हमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमें नुकसान हुआ है वो नुकसान नहीं होता, क्योंकि दुनिया को मालूम है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लड़ाई तो सिर्फ पाकिस्तान सामने से लड़ रहा था, दरअसल पीछे से लड़ाई चीन लड़ रहा था। और उसने जो अत्याधुनिक हथियार टेक्नोलॉजी जो पाकिस्तान को प्रोवाइड की, उसकी वजह से भारतीय सेना को और भारतीय जवानों को और भारतीय जो जो साजो सामान थे उसको काफी नुकसान पहुंचा। हालांकि भारत सरकार ने आज तक कभी खुलकर इस बात को माना नहीं है, लेकिन जो दुनिया के तमाम एक्सपर्ट हैं और खुद सैन्य अधिकारी, उन्होंने इस ओर इशारा किया है और साफ तौर पर माना है कि भारत को नुकसान हुआ है और अंततः आपको सीजफायर करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। अब कम से कम ये कह सकते हैं कि जब अमेरिका से आपको धक्का लगा है, तब आप चीन की तरफ जा रहे हैं और एक तरीके से चीन के माध्यम से पाकिस्तान को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर शुरुआत से ही भारत की विदेश नीति के निर्धारकों ने पाकिस्तान और चीन के बीच में अंतर करवाना शुरू कर दिया होता और उनको अलग अलग कराने की रणनीति पे काम कर रहे होते, तो ये दिन हमें नहीं देखने पड़ते। तो ये इस बात का प्रमाण है कि जो विपक्ष से ये उम्मीद की जाती है कि विपक्ष एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की भूमिका निभाएगा, यानी सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएगा, क्रिएटिव सजेशंस देगा और सरकार पे न केवल अंकुश लगाएगा बल्कि सरकार को विकास में और देश को आगे बढ़ाने में मदद करेगा, वो उस पर तभी काम हो सकता है, उस पर तभी सरकार आगे बढ़ सकती है जब वो विपक्ष को रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार हो। जब आप नेता विपक्ष को लगातार आप डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करते हैं, उनको लगातार उनकी बेइज्जत करने की कोशिश करते हैं, उनका अपमान करने की कोशिश करते हैं, उनको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, उनके अतीत को बार बार लाके खड़ा कर देते हैं, नेहरू पर हमले करते हैं, तब यही होता है कि आपको देर सवेर चलना तो राहुल गांधी के रास्ते पर ही पड़ा, लेकिन आप उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। और आज भी बड़े पैमाने यार आप कह रहे हैं, देखिए हमने तो सेकंड लेवल का रिफॉर्म किया, कोई रिफॉर्म थोड़ी है। रिफॉर्म तो वो था जब जीएसटी लागू हुई थी, तब आपने अगर सोच समझ के लागू किया होता, राहुल गांधी के कहने पर अगर आप चले होते, तो शायद आज आपको ये दिन देखने नहीं पड़े होते। जो भारत की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जिसको इतना नुकसान पहुंचा है गलत तरीके से जीएसटी इंप्लीमेंट करने की वजह से, वो शायद नहीं होता। लोगों को बेहतर तरीके से रोजगार मिला होता, भारत की अर्थव्यवस्था शायद पहले से और बेहतर तरीके से चल रही होती। बिल्कुल, कांग्रेस भी कह रही है कि 1.5 वाला जीएसटी है, 2.0 का इंतजार है, वो कब आएगा। मतलब अभी भी कांग्रेस कह रही है कि पूरी बात मानी तो है आपने बात। आपको राजनीति का भविष्य क्या दिखता है? देश की सियासत किस तरफ जा रही है कि राहुल गांधी आज की तारीख में मुझे लगता है कि हाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी सरकार की लोकप्रियता में लगातार कमी आ रही है और ये इस बात का भी प्रमाण था कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से उनकी मां के बारे में जो अपशब्द किया गया था, उसको एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश की थी और उसको भावनात्मक तौर पर भुनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसका कोई असर मुझे कहीं इर्द गिर्द दिखाई नहीं पड़ता है। आप इस तरीके के मुद्दे क्यों उठाते हैं? आप लोगों को भाव क्यों करना चाहते हैं? तब करना चाहते हैं जब आपकी अपनी उपलब्धियां बहुत कम होती है, आपके पास उपलब्धियों को गिनाने के लिए लिस्ट बहुत छोटी होती है, तभी आप इस तरीके का काम करते हैं। तो ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता लगातार कम होती जा रही है, उनकी सरकार की क्रेडिबिलिटी कम होती जा रही है और उससे बचने के लिए या उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए वो इस तरीके के भावनात्मक मुद्दे लाने की कोशिश कर रहे हैं।
जीएसटी को भी मैं उसी अंदाज से देखता हूं। मुझे लगता है कि जीएसटी में भी जिस तरीके के बदलाव की कोशिश वो कर रही है, एक तो निश्चित तौर पर जो महंगाई लगातार बढ़ रही है उससे भी लोगों को निजात दिलाने की कोशिश की जा रही है, और उनको लग रहा है कि अगर महंगाई इसी तरीके से बढ़ती रही, रोजमर्रा की चीजों के दाम अगर बढ़ते रहे, तो फिर बिहार चुनाव और उसके बाद के चुनाव में उनको भारी नुकसान हो सकता है। तो बिहार चुनाव के ठीक पहले ये जो कोशिश है, ये भी इस ओर इशारा कर रही है कि प्रधानमंत्री जी को और उनके गठबंधन के साथियों को इस बारे में बिल्कुल यकीन नहीं है कि बिहार चुनाव में उनको आसानी से जीत हासिल होगी और उनके लिए मुश्किल आएगी, ऐसा मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है। तो बिल्कुल बात चाहे जो आशुतोष जी ने बताई सारी बात की मोदी सरकार की, वो नासमझी है, मजबूरी भी नहीं, रणनीति भी नहीं, और बाद में मजबूरी तो हो भी सकती है, लेकिन वो नासमझी के कारण वो मजबूरी बनती है। कुल मिलाकर राहुल गांधी पहले मुद्दा उठाते हैं, चाहे इसका जीएसटी का मामला हुआ, चाहे कास्ट सेंसस का मामला हुआ, बाद में मोदी सरकार 8 साल बाद भी लेकिन मानती है, चाहे किसी भी कारण से मानती है। मणिपुर भी जा रहे हैं, चाहे बहुत दिनों बाद गए, लेकिन अब जा रहे हैं। पहले क्यों नहीं गए, वो अभी भी सवाल बना हुआ है। इस पर हमने कल शो किया, उसको आप देखिए। बात अभी भी यही है कि राहुल गांधी के उठाए मुद्दों पर कट पेस्ट की पॉलिसी मोदी सरकार को क्यों अपनानी पड़ रही है। आपको अगर कुछ विचार हो तो हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.